नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में गोखले के क्या विचार थे, इस पर चर्चा करेंगे। गोखले के राजनीतिक विचारों में ब्रिटिश शासन संबंधी उनके विचार, उनकी उदारवादी विचारधारा, तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों तथा उनकी भारतीय स्वराज्य की मांग की धारणा के समन्वय से ओतप्रोत है। ब्रिटिश शासन के बारे में उनके विचारों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं। इस पहला बिंदु है ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले ब्रिटिश जाति के उदारवाद के प्रति गहरी आस्था रखते थे। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश दिया करते थे और ब्रिटेन की उदारता तथा न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। सन 1902 में एक बजट भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें ये महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार ब्रिटिश लोगों की है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है और भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को वो गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही वो महत्व देती है। दूसरा बिंदु है कि वो ब्रिटिश शासन को एक ईश्वरीय वरदान मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश शासन को एक ईश्वरीय वरदान मानते थे। गोखले की ब्रिटिश शासन में गहरी आस्था थी तथा ब्रिटिश प्रशासन को भारत के लिए ईश्वरीय मानते थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखकर भारत का उद्धार और विकास किया जा सकता है, इसलिए वे इन संबंधों को स्थायी और चिरगामी बनाए रखना चाहते थे। गोखले इंग्लैंड को अपना प्रदर्शक मानते थे। उनका मानना था कि भारत की राजनीतिक एकता, शासन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और स्थानीय संस्थाएं आदि सब ब्रिटिश शासन की अमूल्य देन है और उनका मानना था कि ब्रिटिश शिक्षा, साहित्य और विचारधारा अर्थात उदार प्रजातांत्रिक मूल्यों ने भारत में राष्ट्रीयता और प्रजातांत्रिक विचारों को जन्म दिया है। गोखले का मानना था कि ब्रिटेन भारत के शासन को एक न्यास के रूप में संचालित कर रहा है तथा वह भारत में लोगों की उन्नति के लिए नैतिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। गोखले भारतीयों को राजभक्ति का पाठ पढ़ाते थे और साथ में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही को उनकी न्यायप्रियता, औचित्यपूर्णता, स्वतंत्रता और उदारता का स्मरण कराकर उन्हें भारतीय मांगों के प्रति उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। अगला बिंदु है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत के लिए स्वराज्य। गोखले भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में स्वराज्य चाहते थे। वे इससे पृथक होकर यानी ब्रिटिश से अलग होकर वो किसी स्वशासन को प्राप्त करना नहीं चाहते थे। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि अच्छा अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की अधीनता में ही हो। गोखले का भारतीय राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास था। ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थन वे तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक मानते थे। वे ब्रिटिश संपर्क के पक्षधर केवल इसलिए थे क्योंकि वे अनुभव करते थे
कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ब्रिटिश शासन के अधीन ही हो सकती थी। अब संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलनों में विश्वास। गोखले क्रमिक विकास के पक्षधर थे। वे आमूल चूल परिवर्तन के खिलाफ थे। वो समाज में क्रांति लाना नहीं चाहते थे। उनका विश्वास था कि कोई भी परिवर्तन संवैधानिक साधनों से ही और धीरे धीरे ही आएगा। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को वे संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे। वे किसी हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने प्रार्थना, स्मरण पत्र, प्रतिनिधिमंडल, बातचीत एवं शासन की रचनात्मक आलोचना का ही मार्ग अपनाया तथा उग्र आंदोलन एवं बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस को केवल ब्रिटिश सरकार की आलोचना का मंच बनने से रोका। अगला बिंदु है ब्रिटिश शासकों के संकीर्ण साम्राज्यवादी रवैये के आलोचक थे, निर्भीक आलोचक थे। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी समझते हुए भी वे ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करने में कभी पीछे नहीं रहे। जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद को वे संकीर्ण साम्राज्यवाद और नित्यांत अनुचित स्थिति कहते थे। उन्होंने चेतावनी की भाषा में कहा था कि यदि ब्रिटेन ने भारत में संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने नौकरशाही के कठोर व्यवहार और उत्पीड़न की नीति का सदैव विरोध किया। वे ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाए जाने के पक्षधर थे। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका आशय था ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान भाव रखे तथा शासन का संचालन भारतीयों के हित को दृष्टि में रखते हुए करे। तो ये विचार थे जो कि भारत में ब्रिटिश सरकार थी उस पर गोखले के ये विचार थे। अब हम चर्चा करेंगे कि जो गोपाल कृष्ण गोखले की स्वदेशी और इस स्वदेशीवाद की अवधारणा क्या है। गोखले स्वदेशी समर्थक थे और वे इसे एक ऐसा औद्योगिक आंदोलन कहते थे जो राष्ट्र के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। गोखले का स्वदेशीवाद रचनात्मक स्वदेशी की अवधारणा लिए हुए था। रचनात्मक स्वदेशी। गोखले के इस रचनात्मक स्वदेशीवाद के दो रूप हैं, नैतिक स्वदेशी स्वरूप और भौतिक या आर्थिक स्वदेशी स्वरूप। नैतिक स्वदेशी स्वरूप में क्या है? गोखले के मत के अनुसार अपने नैतिक स्वरूप में स्वदेशी का अभिप्राय अपनी मातृभूमि के प्रति एक उच्च कोटि का गंभीर, भाव प्रधान, उत्सुक और व्यापक अनुराग है। यह मातृभूमि के प्रति असीम भक्ति है। यह देश के बारे में सोचने की प्रेरणा है तथा त्याग और परस्पर सहयोग की भावना है। भौतिक स्वरूप में स्वदेशी अपने भौतिक स्वरूप में आर्थिक है। इस अर्थ में स्वदेशी का अभिप्राय देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आयात पर आश्रितता घटाना है, आर्थिक साधनों के निर्गम पर रोक लगाना है, आत्मसम्मान जागृत करना है तथा देश का औद्योगिक विकास करना है। स्वदेशी का ये रूप वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन व प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के परित्याग पर बल देता है। यह स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ाता है जिससे उनकी खपत बढ़ती है और इससे देश में उत्पादन में वृद्धि होती है और औद्योगिक विकास होता है। स्वदेशी का 4 सूत्रीय कार्यक्रम बताया उन्होंने। गोखले स्वदेशी को एक व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। इसके लिए वे देश में पूंजी, उद्यम
और दक्षता के क्षेत्रों में विद्यमान कमियों का निराकरण करना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने 4 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिनमें पहला था भारत तथा अन्य देशों की आर्थिक दशाओं का ठोस ज्ञान अर्जित किया जाए। दूसरा, भारतीय उद्योगपति देशी उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए। नंबर 3 है देश में तकनीकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा का विस्तार हो। और चौथा कार्यक्रम था यथासंभव लोगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाए और जनता में इस प्रवृत्ति के विस्तार के लिए व्यापक प्रचार का अभियान चलाया जाए। अब गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी के नकारात्मक पक्ष से असहमत थे। गोखले स्वदेशी के रचनात्मक पक्ष से सहमत होते हुए भी उसके नकारात्मक पक्ष यानी बहिष्कार, स्वदेशी का नकारात्मक पक्ष है बहिष्कार। स्वदेशी का अर्थ अपने देश में बनी वस्तुओं को अपनाना और विदेशों में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना, लेकिन वो इस बहिष्कार के खिलाफ थे। बहिष्कार का विचार उनके मत में एक उग्र विचार था जो अपने आप में ही प्रतिशोध की भावना का संकेत देता था। यद्यपि अंतिम वस्त्र के रूप में वे बहिष्कार से भी सैद्धांतिक रूप से असहमत नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि देश में पूंजी, उद्यम, कुशल तकनीक एवं यंत्रों की कमी है। जब तक इन कमियों का निराकरण नहीं किया जाता तब तक स्वदेशी का आर्थिक पहलू व्यवहारिक नहीं हो सकता, अर्थात उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए गोखले ने स्वदेशी के एक पक्ष ब्रिटिश वस्तुओं के परित्याग को मिश्रित वरदान कहा। उन्हें भय था कि यदि ब्रिटिश सरकार ने विदेशी यंत्रों के आयात पर प्रतिशोध स्वरूप अतिरिक्त शुल्क लगा दिया तो स्वदेशी आंदोलन अपने औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसी संदर्भ में गोखले स्वदेशी के अंतर्गत बहिष्कार के अस्त्र को स्वीकार नहीं कर पाए। उनका मत था कि जब तक विकल्प के रूप में स्वदेशी वस्तु या स्वदेशी सेवा उपलब्ध न हो और उसके पीछे जनमत का असाधारण समर्थन नहीं हो तब तक इस तकनीक को अपनाना बेतुका है। इसलिए गोखले के स्वदेशी के अंतर्गत बहिष्कार की तकनीक को अंतिम स्थिति के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी के रचनात्मक पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष के पक्षधर थे। गोखले ने स्वदेशी को एक अमूल्य भावना के रूप में स्वीकार किया। बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1904 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वदेशी अथवा अपने राष्ट्रीय प्रेम का दृष्टिकोण मानवता के हृदय में उत्पन्न एक सुंदरतम विचार है। मातृभूमि के लिए त्याग सबसे उत्तम स्वदेशी भावना। स्वदेशी का विचार इतना भावात्मक और प्रभावात्मक है कि इसकी कल्पना से विचारों में कंपन तथा वास्तविक अनुभूति से मनुष्य परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। भारत को आज इसी अनुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस विचार का यह प्रभाव होता है कि प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा में लग जाता है। सिलवई आयोग के समक्ष उन्होंने आर्थिक विचारों के संबंध में जिन तर्कों को प्रस्तुत किया वह उनकी स्वदेशी अथवा राष्ट्रहित चिंतन की भावना को प्रदर्शित करते हैं। इस आयोग के समक्ष उन्होंने लोक सेवाओं के भारतीयकरण का प्रस्ताव, सेना के व्यय में कमी करने, कार्य व्यवस्था में परिवर्तन करने के विचार प्रस्तुत कर अपने स्वदेश प्रेम या राष्ट्रवादी भावना को उजागर किया। स्वदेशी का यही स्वरूप गोखले का स्वदेशीवाद भी है। धन्यवाद।